सभी को जय हिंद नमस्कार। आज हम लोग महानदी बेसिन के बारे में इस वीडियो पे पूरा डिस्कस करेंगे। महानदी बेसिन जो है छत्तीसगढ़ के जो भूभाग है ना उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटाज हैं जो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छत्तीसगढ़ का जो लगभग 50% हिस्सा है ना इस महानदी बेसिन के अंदर पे, इस भूभाग के अंदर पे आता है। इससे पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं तो आप वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें और गहराई से समझ आने लगेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी और उसके सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन कहते हैं। बेसिन का मतलब होता है जो हम लोग घर पे देखते हैं ना, ऐसा बेसिन होता है, बेसिन ड्रेनेज होता है। तो जितना भी पानी हम लोग यहाँ से, बेसिन ये होता है ना, बेसिन ऐसा ऐसा गोल रहता है, यहाँ से ड्रेन पाइप लगा होता है, यहाँ से पानी निकल जाता है। तो जितनी भी नदियाँ होती हैं यहाँ से बहते आएंगी, वो सब के सब कहाँ पे आके मिलेंगी? इस पाइप में। यानी एक मुख्य नदी है आपकी महानदी, और बाकी जितनी भी नदियाँ हैं इसमें आके प्रवाहित होती हैं और मिलती हैं, और अन्य में अंत में ये क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में जाके विसर्जित हो जाता है। लगभग 800 किलोमीटर, 800-850 किलोमीटर जो है महानदी प्रवाहित होती हैं पूरे भारत में, बोल सकते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, उड़ीसा से जाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, इसलिए। तो बेसिन का तात्पर्य यही है कि सभी नदियों का एक नदी में मिल जाना और एक प्रवाह तंत्र बनाना और अंत में जाके समुद्र में मिल जाना। तो जितना भी एरिया है ना वो कहलाएगा आपका महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे जो प्रमुख नदी है वो महानदी है और इसकी अन्य नदियाँ इसमें सहायता करती हैं। तो इसका उपनाम देखें तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है ना वो कहा जाता है महानदी बेसिन को, या महानदी का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि जो बीच वाला हिस्सा है ना छत्तीसगढ़ को, ऐसे अगर 3 पार्ट में हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, छत्तीसगढ़ का ये हो गया उत्तरी भाग, हो गया दक्षिणी भाग। ये वाला जो बीच का पूरा इलाका है ना पूरा महानदी बेसिन है, और ये मैदानी इलाका होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी का मैदान, या मध्य भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है क्योंकि इसी स्थान पे आपका जो है राजधानी भी है और न्यायधानी भी है, और प्रमुख रूप से जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। इसका जो विस्तार है इसके अंतर्गत राजनांदगांव, खैरागढ़, चूही खदान, गंडई, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, शक्ति, कोरबा, रायगढ़ एवं सारंगढ़ आते हैं। ये मान के चलिए आपका लगभग दुर्ग जो संभाग है वो लगभग, रायपुर संभाग है वो पूरा, और आपका ये जो बिलासपुर संभाग है वो, सरगुजा छूट जाएगा और बस्तर संभाग छूट जाएगा। बाकी जितना भी बचा वो आपका हो जाता है आपका महानदी बेसिन। इसकी स्थिति में देखेंगे, स्थिति के हिसाब से ये मध्य छत्तीसगढ़ में है, जो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में फैला हुआ है, जो हमने देखा ना ऐसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 68,064, ये याद रखिएगा, 68,064 यानी 68,064 वर्ग किलोमीटर जो है प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। लगभग 50% है ना, ये देखिए यहाँ पे भी दिया है 50.34% यहाँ छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, इसका जो आकार है ना वो चापाकार यानी पंखे के समान है, पंखे के समान दिखता है, या तस्तरी नुमा, तस्तरी जो होता है ना आपका उसके टाइप का दिखता है। इसका जो ढाल है पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी की ओर इसका जो है ढाल हमको देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो मध्य क्षेत्र में जो औसत ऊंचाई हो 300 मीटर के आसपास या उससे कम ही हमको देखने को मिलती है। इसका जो निर्माण है ना वो कडप्पा सैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी सैलों पे बना है, और महानदी बेसिन का लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा सैल समूह ही विद्यमान है। कुछ भाग में जो है आपका आर्कियन, कुछ भाग में गोंडवाना, जैसे रायगढ़ कोरबा वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे कोयला मिलता है, ठीक है, और आपका दक्कन ट्रैप का कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी यहाँ पे कुछ हिस्सों में देखने को हमको मिलती हैं। बेसिकली जो कडप्पा सैल समूह है ना यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, और कडप्पा सैल समूह में हमको चूना पत्थर या आपका जो डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, ये सभी देखने को मिलता है।
देखिए यहाँ पे दिया है खनिज के रूप में मुख्य रूप से चूना पत्थर दिया है, डोलोमाइट दिया है और कोयला दिया हुआ है। आपके सबसे ऊंची चोटी इसमें है आपकी बदरगढ़ की चोटी, जो आपके कबीरधाम के एरिया में आती है। मैकिल श्रेणी का जो भाग है ना उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बेसिकली मिट्टी जो है लाल, पीली एवं काली मिट्टी देखने को मिलती है। नदी अपवाह तंत्र में देखें तो महानदी अपवाह तंत्र पूरे इलाके में यहाँ पे फैला हुआ है। देखिए ये मैप दिया हुआ है, इसमें आपको काफ़ी समझ में आएगा। ये पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पेंड्रा लोरमी वाला जो हिस्सा है ना, वहाँ से ऊपर ये हो गया आपका हसदेव रामपुर बेसिन वाला हिस्सा देख लेंगे, ठीक है। ये कोरबा बेसिन थोड़ा सा इधर पे है ना। ये छुई उदयपुर की पहाड़ियों वाला जो इलाका है, ये इस हिस्से में देखेंगे तो ये हो गया आपका पाट प्रदेश हो गया, ठीक है। और ये जितना भी आपका बीच वाला जो इलाका है ना, ऐसा करके इसको ऐसा, सॉरी इसको ऐसा कर देते हैं और यहाँ से नीचे से इसको ऐसे काट देते हैं, तो ये बीच का इलाका जो आपका पूरा का पूरा जो है महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये महानदी यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनेट होके ये क्या है आगे बढ़ी है, इधर पे उड़ीसा से होते हुए इधर पे बंगाल की खाड़ी पे वेब बंगाल पे जाके गिरती हैं। यहाँ से शिवनाथ नदी जो है आके इसमें जो है शिवनारायण के पास में यहाँ पे मिलती है, और इधर से इस साइड पे आपकी हसदेव नदी आके यहाँ पे मिलती हैं। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो महानदी में आके मिलती हैं, और आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो महानदी बेसिन का जो है बेसिकली जो हम वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ इस प्रकार मिलेगा। ए हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, और दूसरा हो गया आपका सीमांत उच्च भूमि। सीमांत मतलब आपका सीमा अंत की ओर पे है ना, जो उत्तर दक्षिण आदि की ओर पे जो सीमा अंत है ना वो। अब देखिए इसमें छत्तीसगढ़ के मैदान को हम लोग बेसिकली इन भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं शिवनाथ महानदी दोआब। दोआब का अर्थ होता है जब एक नदी बह रही है और ये दूसरी नदी भी बह रही है, ठीक है। और इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा हुआ ना, वो कहलाता है दोआब, मतलब दो नदियों के बीच का स्थान। दूसरा देखते हैं आपका शिवनाथ पार का मैदान, यानी एक शिवनाथ नदी है, शिवनाथ पार का मैदान, यानी शिवनाथ के अगल बगल जो वाला मैदान होगा ना वो। तीसरा आपका हो जाएगा बिलासपुर का मैदान, बिलासपुर क्षेत्र का हो गया। चौथा आपको देखने को मिलेगा हसदेव मांड बेसिन, और पांचवा आपको देखने को मिलेगा महानदी पार का सकरा मैदान। सकरा है मैदान एक्चुअल है ना, इसीलिए। इस साइड पे आप देखेंगे सीमांत उच्च भूमि पे तो आपको मैकल श्रेणी देखने को मिल जाएगा, जो मध्य प्रदेश की ओर जो आपका है कबीरधाम पे आसपास में। दूसरा आपको उत्तरी उच्च भूमि दिख जाएगा, ठीक है, कोरबा के आसपास की एरिया हो गया। दक्षिणी उच्च भूमि आपको देखने को मिलेगा जो दंतेवाड़ा, सॉरी आपका जो कोंडागांव बस्तर का जो क्षेत्र जहाँ से स्टार्ट होता है उसके ऊपर का हिस्सा है ना। और पूर्वी उच्च भूमि जो है आपका रायपुर का जो उच्च भूमि है वो वाला इलाका आपको महासमुंद रायपुर वाला इलाका देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका छत्तीसगढ़ का मैदान वाला पार्ट। तो छत्तीसगढ़ के मैदान का उपनाम क्या है आपका महानदी बेसिन कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 31,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, और आकृति इसकी पंखाकार है, पंख के समान में देखने को मिलती है, पंखा जो होता है ना उसकी तरह। कडप्पा सेल समूह के 36 अवसादी सेलों पर महानदी एवं उनकी सहायक नदियों के अपरदन के जमाव के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी जो सेल समूह वहाँ पे देखने को मिलता है वो क्या है आपकी अवसादी सेल समूह है, कडप्पा सेल समूह की अवसादी सेल। प्रमुख उपविभाग में देखेंगे तो इसी में आपका देखने को मिलेगा आपका शिवनाथ महानदी दोआब। पहला जो है शिवनाथ महानदी दोआब, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसकी स्थिति हमको देखने को मिलती है। यह क्षेत्र महानदी बेसिन के दक्षिण भाग में स्थित है। पहला चीज दक्षिण भाग में स्थित है। इसका जो विस्तार है आपका दुर्ग से रायपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलता है, और इसके अंतर्गत आपका दुर्ग रायपुर जिले के सभी क्षेत्र तथा बलौदाबाजार जिले के अधिकांश क्षेत्र शामिल हैं। आपका बेमेतरा, बालोद, महासमुंद जिले का कुछ भाग भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पे शिवनाथ नदी का बहाव क्षेत्र आपको महानदी और शिवनाथ नदी के बीच का दोआब देखने को मिलेगा। इसका ढाल जो है ऑब्वियसली दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर होगा। हमने देखा था ना कि यहाँ से महानदी जनरेट होती है, यहाँ पे मान लो आपकी शिवनाथ नदी इधर से आके बहती है,
तो कुछ इस प्रकार के ऐसे आके ये दोनों एक जगह पे आके मिलती हैं, वो आपका शिव नारायण वाला क्षेत्र वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये बीच का जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है वही आपका ये जो क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। तो इसका जो ढाल है आपका प्रवाह क्षेत्र, इधर पे साउथ है और इधर पे नॉर्थ है। तो यह क्या है आपका साउथ से नॉर्थ की ओर, यहाँ देखिए ये बोला है ना, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर देखने को मिलता है ना, ये वाला। ठीक, प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है आपका शिवनाथ एवं खारून नदी। ठीक है, वो तो सही बात है। यहाँ की नदियाँ लंबवत प्रवाहित होती हैं। इनकी सहायक नदियाँ पहाड़ियों से अर्धचंद्राकार रूप से प्रवाहित होती हुई विपरीत दिशा में से आकर मुख्य नदियों से मिल जाती हैं। सेल समूह की बात करें तो करप्पा सेल समूह यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। और मिट्टी आपकी मुख्यतः देख सकते हैं आप, काली मिट्टी देख सकते हैं, मिश्रित लाल एवं रेतीली मिट्टी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दूसरा देखते हैं शिवनाथ पार का मैदान। शिवनाथ पार की ओर स्थिति इसकी देखते हैं तो यह मैदान शिवनाथ नदी के पश्चिम में स्थित है। ध्यान देंगे पश्चिम में, यानी ये महानदी शिवनाथ नदी बह रही तो इसके पश्चिम दिशा में। अब इसका जो इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मैदान का जो है पश्चिमी भाग आता है और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है मैकल श्रेणी से निकलकर, एक मिनट, ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है मैकल श्रेणी से निकलकर प्रवाहित होने वाली आमनेर, सुरही, करड़ा, हाफ इत्यादि नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। सेल समूह ऑब्वियसली कडप्पा सेल समूह मिलेगी और मिट्टी के रूप में आपका भाटा मिट्टी। ठीक है, यानी जो भाटा मिट्टी उसके नीचे जो है पीले संरंध्र, ठीक है, संरंध्र मतलब होता है आपका छिद्र युक्त और बालुई मिट्टी पाई जाती है, जिसे मटासी या डोरसा मिट्टी बोलते हैं। और डोरसा मिट्टी जो है पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है। नए जमे गाद यानी सिल्ट को कछार कहा जाता है। कछार यानी आपका नदी का वह हिस्सा जिसमें नदी का पानी जब बढ़ता है ना, तो नदी अपने साथ में क्या लेके चले जाती है, मिट्टी लेके चले जाती है, और जब नीचे उतरती है तो क्या होता है, वो मिट्टी वहीं पे रह जाती है। तो वो जो हिस्सा होता है ना, कछार कहलाता है। तीसरा आपका बिलासपुर का मैदान देखेंगे तो बिलासपुर के मैदान में आपका जांजगीर चांपा वाला जो जिला है आपका, वो बिलासपुर और मुंगोली का क्षेत्र जो है मुख्यतः रूप से देखने को मिलेंगे। इसकी स्थिति देखेंगे तो यह महानदी बेसिन का जो है उत्तरी भाग होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग वाला जो हिस्सा है ना, बिलासपुर वाला हिस्सा, वो उत्तरी भाग में है। और इसके जो है पश्चिम दिशा में देखिए पश्चिम दिशा में अल्पा लीलागार का मैदान दिखेगा, मैकल पर्वत श्रेणी दिखेगा इस साइड पे। पूर्व दिशा में आपको हसदेव मांड का जो है मैदान दिखेगा इस साइड पे। उत्तर पश्चिम में आपको दिखेगा पेंड्रा लोरमी का पठार इस साइड में उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पूर्व में आपको हसदेव बेसिन, छुरी, उदयपुर की पहाड़ियाँ इस कोने में देखने को मिलती हैं। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो अल्पा नदी का प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलेगा, आगर नदी का दिखेगा, मनियारी नदी का दिखेगा और लीलागर नदियों का क्षेत्र यहाँ पे दिखेगा। ढाल इसका दक्षिण से पूर्व की ओर देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार ऐसा। ठीक है, क्योंकि जब महानदी आगे बढ़ती है तो फिर वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेगी, उत्तर से क्या है आपका ऐसे घूम के इधर पे पूर्व की ओर बह जाती है। तो ये दक्षिण से पूर्व की ओर ये देखने को मिलते हैं। लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और मिश्रित मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है ना आपका, कवर्धा वाला जो कबीरधाम वाला क्षेत्र है, उधर पे देखने को मिलेगा। पहाड़ी में आपकी रतनपुर और सेंटी की पहाड़ी प्रमुख हैं। विशेष में देखेंगे तो लोरमी और हसदेव बेसिन जो है मध्य पेंड्रा का पठार का हिस्सा है। हसदेव मांड बेसिन, ये हसदेव मांड बेसिन जो है आपका हसदेव नदी और मांड नदी के बीच का जो बेसिन, जो बेसिकली उसके द्वारा तैयार हुआ बेसिन है। तो इसका विस्तार आपको हसदेव नदी जो है पूरे कोरबा जिले में देखने को मिलेगा। जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ में आपका जो मांड नदी आदि का क्षेत्र देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र का जो विस्तार है ना, चवर ढाल यानी कुम्हार पहाड़ी तथा सारंगढ़ पहाड़ियों के मध्य में देखने को मिलेगा। इसकी स्थिति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग में हसदेव एवं मांड नदी का मध्य क्षेत्र देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व, ऐसा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा बनाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट ऐसा NE, तो ये वाला हिस्सा है ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में।
अब प्रवाह की बात करेंगे तो हसदेव नदी देखने को मिलेगी, मांड नदी, केलो नदी देखने को मिलेगी। ये मांड नदी, केलो नदी किधर पे हिस्सा में आ जाएगा? ये जो है आपका रायगढ़ वाले जिले में देखने को मिलेगा। कोरबा बेसिन में आपका हसदेव नदी प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है, तो इसके द्वारा जो बेसिन बना है ना, उसका विस्तार हमको कटघोरा कोरबा तहसील में देखने को मिलेगा। और इस बेसिन का समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 250 से लेकर 300 मीटर ही देखने को मिलेगा। टाइगर बेसिन में जो है आपका मांड नदी और केलो नदी मुख्यतः रूप से प्रवाहित होती है, तो इसका बेसिन वहाँ पे बना हुआ है। औसत ऊंचाई जो है आपको लगभग 300 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। और छोटी छोटी पहाड़ियों का कुछ समूह देखने को मिलता है, जिसे चवर ढाल कहते हैं। चवर ढाल यानी छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उसका ढाल बना हुआ है ना। विशेष देखने को मिलेगा कि आपको पूर्व की ओर धीरे धीरे सक्रिय होती जाती है ना। ये जो ढाल है ना, पूर्व की जाते जाते वो क्या है, सक्रिय हो जाएगी। और इस क्षेत्र में कडप्पा युग की चूने की चट्टानें तथा सैलों का जमा हुआ विस्तृत जलोढ़ वाला मैदान मिलेगा। जलोढ़ मतलब आपका जो पानी के कारण जो बह के आया हुआ मिट्टी है ना, उसके कारण जो मैदान जो है बना है, ठीक। तो वो जलोढ़ वाला मैदान जो है पुराने चूने की चट्टानों से बना हुआ देखने को मिलेगा, वो भी कडप्पा युगीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका महानदी पार का सकरा मैदान। इस मैदान का जो विस्तार है वो आपको धमतरी के उत्तर पूर्व भाग में दिखेगा, रायपुर में दिखेगा और बलौदा बाजार के पश्चिम भाग में देखने को मिलेगा। महानदी के पूर्व में स्थित यह सक्रिय पेटी है ना, वह छत्तीसगढ़ के मध्य भाग का जो है पूर्व की ओर जो है किनारे किनारे पे स्थित है। पूर्व के सिर्फ किनारे किनारे पे देखने को मिलेगा। जैसे पूर्व की ओर पे आपका रायपुर की उच्च भूमि वाला हिस्सा यानी रायपुर जिला और थोड़ा महासमुंद जिला वाला इधर का हिस्सा देखेंगे। पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा महानदी शिवनाथ दोआब वाला हिस्सा, उसका देखने को उधर पे मिलेगा। और उसके बीच का जो हिस्सा है जो है आपका महानदी पार का सकरा मैदान कहलाता है, जिसकी औसत ऊंचाई जो है 305 मीटर के आसपास। और उत्तरी भाग का जो समुद्र सतह से ऊंचाई जो है 245 मीटर है। पूर्व भाग में इस प्रदेश की चौड़ाई केवल जो है 13 से 16 किलोमीटर तक ही देखने को मिलती है। चट्टानों के रूप में आपकी कडप्पा युगीन चट्टानें मिलेंगी, जहाँ पे चूना युक्त चट्टानें पाई जाती हैं, यानी सैल समूह जो है आपका चूने के जो खनिज है वहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ प्रमुख पहाड़ के रूप में हमको देखने को मिलता है ये जो है दलहा पहाड़, काफ़ी फेमस है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका स्थान देखेंगे तो अकलतरा में है। अकलतरा अभी जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत में है। इसका अन्य नाम भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम वगैरह में ऐसा पूछ दिया जाए। सिंदूर गिरी और सिंधुल गिरी, ठीक है, सिंदूर गिरी या सिंधुल गिरी। जनश्रुति के अनुसार जो है भगवती महासती का जो सिंदूर है इसी स्थान पर गिरा हुआ था, इसलिए इसको सिंदूर गिरी या सिंधुल गिरी जो है के नाम से जाना जाता है। दलहा पहाड़ के नाम से काफ़ी ये फेमस है, लेकिन ये दोनों नाम भी आप इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आज की डेट में पूछा जा रहा है। नामकरण क्यों किया गया, जनश्रुति क्या है, ये सब चीज़ें भी अक्सर जो है देखने को मिलती हैं। आसपास का जो क्षेत्र है ना वो दलदली था, इसलिए इस जगह को दलदला पहाड़ या दलहा पहाड़, दलहा का मतलब होता है हिल जाना, दहल जाना, ठीक है, तो इसलिए दलदला जो है दलदला पहाड़ भी इसको कहते हैं। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों के अनेक दल हैं, ठीक है, दलबद्ध होने के कारण इसको इस पहाड़ को भी दलहा पहाड़ कहते हैं। देखिए दलहा का मतलब दो चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, दलबद्ध होना, उसके नाम से दलहा होता है, दलदली क्षेत्र का होना, ठीक है, हुआ करता था, ठीक है, तो इसके नाम से जो है दलदला जाना, यानी वो क्या है, हिल जाना, किसी भी चीज़ से वो क्या कंपित हो जाना, हिलते हुए होना, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, दलहा बोलते हैं उसको, है ना। ऊंचाई की बात करें तो केवल 760 मीटर इसकी ऊंचाई है। और मंदिर के रूप में नागेश्वर शिव मंदिर काफ़ी फेमस है, और भगवती विश्वेश्वरी मंदिर इसकी प्रतिमा जो है छिन्नमस्ता अर्थात सिर विहीन है। ध्यान देंगे यहाँ पे भगवती विश्वेश्वरी जी का मंदिर है, लेकिन इनकी प्रतिमा में जो है छिन्नमस्ता यानी इनका जो मस्तक है वो छिन्न भिन्न है, या वहाँ पे
अनुपस्थित है, इसके नाम से इसको छिन्नमस्ता जो जगह है, प्रतिमा है, उसको कहा जाता है वहाँ का। आश्रम के रूप में देखेंगे, सिद्ध बाबा का जो आश्रम है वहाँ पे देखने को मिलेगा। मेला यहाँ पे जो है नाग पंचमी के दिन में होता है, क्योंकि नागेश्वर शिव मंदिर है यहाँ पे एक्चुअल में। ठीक है, श्रावण शुक्ल पंचमी जो होती है ना, उसी समय नाग पंचमी का दिन पड़ता है, और इसी दिन जो है स्थानीय लोग सर्प को दूध पिलाने के लिए यहाँ पे आसपास इकट्ठे होते हैं, और ये जो है नाग पंचमी का उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। साथ ही साथ कुश्ती की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। ये चीज़ थोड़ा नोट डाउन करके रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर जो है नाग पंचमी के दिन किस स्थान पे कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो वो है आपका दल्हा पहाड़, अकलतरा, जांजगीर चांपा, सिंदूरगिरी, सिंदूलगिरी, या आपका क्या बोलते हैं नागेश्वर शिव मंदिर, ऐसा किसी भी नाम से जुड़ा हुआ अगर देखने को मिलता है तो वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुश्ती की प्रतियोगिता। विशेष बात यहाँ पे देखने को मिलती है कि विश्वेश्वरी देवी को जो है स्थानीय लोग हिंगराज माई, है ना, हिंगलाज भवानी या हिंगलाज माई के नाम से जानते हैं। इसे सिंधु शक्ति पीठ के रूप में भी पूजते हैं। वहाँ पे आप जब जाएंगे ना तो देखेंगे वहाँ पे माता के मंदिर पे वो जो मूर्ति है ना, वो उसको पूरी तरीके से सिंदूर से ऐसे जैसे हनुमान जी का होता है ना वैसा लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है ये जो हिंगलाज मई वाला जो क्षेत्र है ना, वो विश्वेश्वरी देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ में दल्हा पहाड़ क्षेत्र को जाना जाता है, और हिंगलाज माई के नाम से उस एरिया को, उस माता के मंदिर को जाना जाता है। अब आते हैं पार्ट बी, जो सीमांत उच्च भूमि है ना। सीमांत उच्च भूमि मतलब सीमा के अंत की ओर पे, ऐसा छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़ के सीमा का अंत वाला हिस्सा। ठीक है, तो वहाँ जो क्षेत्रफल हमको देखने को मिलेगा 36,464 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ का मैदान के चारों ओर स्थित उच्च भूमि, जो चारों ओर जो उच्च भूमि है ना मैदान के आसपास का, वो जो उच्च भूमि है वो सीमांत क्षेत्र कहलाता है। इसमें बेसिकली आपका कवर्धा कबीरधाम वाला क्षेत्र, खैरागढ़ चूही कदान गंडई, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद शामिल हैं। निर्माण के रूप में देखें तो यहाँ पे आर्कियन सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह, ठीक है, दक्कन ट्रैप इत्यादि सेल समूह का जो है जमाव देखने को मिलते हैं। तो उप विभाग के रूप में जो भूवैज्ञानिकों ने क्या है, संरचना की विविधता के कारण तथा नदियों द्वारा विच्छेदन के कारण सीमांत उच्च भूमि निम्नलिखित उप विभाग में विभक्त किया है। देखिए यहाँ पे मैप में देखने से हमको थोड़ा समझ में आता है। ये देखिए आपका ये दल्हा पहाड़ वाला हिस्सा हो गया, अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग है ना, ये बिलासपुर रायगढ़ वाला मैदान हो गया। ठीक, दल्हा पहाड़ वाला। ठीक है, इसका जो ढाल है किस ओर है, पूर्व दिशा की ओर। ये होगी आपकी लुड़ेंग की पहाड़ी, जो रायगढ़ के आसपास देखने को मिलेगी। ये लुड़ेंग जो है आपका जसपुर वाला हिस्सा हो गया है ना, ये जसपुर वाला पहाड़ी हो गया, ये पाट प्रदेश की ओर पे मिलता है। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, ये कोरबा वाला जो हिस्सा है वहाँ पे। ये पेंड्रा लोरमी का पठार है जो गौरेला पेंड्रा मरवाही में देखने को मिलते हैं। नीचे जब आते हैं तो ये बलौदा बाजार जो आपका क्षेत्र है ना, वहाँ पे छाता पहाड़ आपको फेमस होगा, ध्यान देंगे। ठीक है, कहाँ पे है आपका, ये जो सूर्यनारायण से होते हुए आगे जाएंगे ना, जहाँ पे गिरौदपुरी वाला है एरिया, ठीक है, वहाँ पे छाता पहाड़ है, वो बलौदा बाजार में स्थित है ना। दुर्ग रायपुर का जो मैदान है ये वाला हिस्सा देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, ये पूरी आपकी मैकल श्रेणी हमको देखने को मिलती है। ठीक, ये दल्ली राजहरा का जो बालोद वाला हिस्सा हो गया, ये बोरिया टिब्बू हो गया राजनांदगांव वाला हिस्सा। सोनबेरा वाला जो पठार है महासमुंद का हिस्सा हो गया। शिशुनाल जो पर्वत है वो महासमुंद का हिस्सा हो गया। सिहावा पर्वत जो है आपका धमतरी वाला हिस्सा। भातरी नवागढ़ की पहाड़ी आपका गरियाबंद, और नरिया पानी वाला भी आपका गरियाबंद में देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग जब जूम आउट करके देखते हैं एक बार, ये देखिए, तो ये जो सीमांत वाला जो क्षेत्र है ये ऐसा, ये वाला सीमांत वाला बीच के मैदान को छोड़ दीजिए, ये क्या है, ऊंची है थोड़ी भूमि। देखिए बीच वाला जो हिस्सा है ये वाला, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ आपका, कौन सा किया जाए, ये ब्लू कर देते हैं। ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा,
ये बीच वाला हिस्सा जो है उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन इसके जो किनारे किनारे जितना भी हिस्सा देखने को हमें मिला है वो काफ़ी ऊंचा है, इसलिए इसको उच्च भूमि बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इस उच्च भूमि में आपका मैकल श्रेणी वाला हिस्सा देखते हैं। ये मैकल श्रेणी वाला जो हिस्सा है ना आपका, इसका जो विस्तार हमको रांजनगांव, खैरागढ़, चूही कदान, गंडई, कबीरधाम, लोरमी एवं पेंड्रा तक आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे है विस्तार मैकल श्रेणी का? आपका राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई कदान, गंडई, कबीरधाम, लोरमी और पेंड्रा तक देखने को मिलेगा। यानी आप समझ जाइए लोरमी पेंड्रा से स्टार्ट हुआ, इधर पे राजनांदगांव के आसपास जो है खत्म होता है। इस स्थिति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में ये एक दीवार के रूप में खड़ा हुआ है। ऑब्वियसली ये किधर पे है? आपका मध्य प्रदेश की ओर पे है ना। ढाल इसका जो है पश्चिम से पूर्व की ओर देखने को मिलेगा। ठीक, मैकल श्रेणी जो है सतपुरा पर्वत का हिस्सा है और इसका जो निर्धारण देखने को मिलेगा आपका खैरागढ़, छुई कनान, गंडई तथा कवर्धा के दक्षिण पश्चिम सीमा पे बनाती है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले एवं छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की सीमा रेखा पे बनती है। ठीक है, इस जगह पे इसका निर्धारण देखने को मिलता है। जल विभाजक के रूप में आपका शिवनाथ नदी व बेनगंगा नदी के मध्य पे ये जल विभाजक का कार्य करती है और उत्तरी महानदी बेसिन को उत्तरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। ठीक है, दो जगह पे ये जल विभाजक के रूप में देखने को मिलता है मैकल श्रेणी। कौन कौन सा? शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी को विभाजित करती है और उत्तरी बेसिन, जो उत्तरी महानदी का जो बेसिन है उसको नर्मदा बेसिन से अलग करती है। ऊंची चोटी के रूप में बदरगढ़ की चोटी जो है 1176 मीटर देखने को मिलती है, जो कबीरधाम जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ के पश्चिम में सबसे ऊंची चोटी में आती है। इसके अलावा जो है झाला पहाड़, देवसानी पहाड़ जो है, बम्हन पहाड़, लीलावनी, भुरकुंड, ये सब जो है पहाड़ियाँ देखने को यहाँ पे बेसिकली मिलती हैं। घाटी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है आपकी चिल्फी घाटी, जो कवर्धा में NH30 जो है यहीं से होके जाता है। ब्रिजवानी घाटी ये जो है NH53, जो NH53 है इस घाटी से होके जाती है और शिवनाथ घाटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। श्रेणियों के रूप में आपका कांदावनी यानी कबीरधाम जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ से ही हाफ नदी का जो है उद्गम स्थल माना जाता है, कांदावानी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। कुल्हांडी या कुल्हारी जो है ना, कुल्हारी की जो पहाड़ी है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, यहाँ से आपकी जो है बाघ नदी का उद्गम स्थल है और प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जो राजनांदगांव में देखने को हमको मिलती है। कहाँ पे? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी यानी आपका जो डोंगरगढ़ है वहाँ पे। वृष्टि छाया क्षेत्र है ये। वृष्टि छाया क्षेत्र यानी जो है आपका जो यहाँ पे जो मानसूनी हवाएं होती है ना उसके कारण वृष्टि नहीं हो पाती, क्योंकि ये जो मानसूनी हवाओं को इधर पे क्या करता है, ये रोक देता है और उसका जो छाया इधर पे पड़ने के कारण जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। तो मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है और इसका जो पूर्वी भाग जैसे कबीरधाम, मुंगेली, उत्तरी छुई कनान, गंडे जो इलाका है ना वो इसी वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। यहाँ वनों के रूप में साल वन का जो है हमको देखने को फॉरेस्ट मिलता है, साल वृक्ष देखने को मिलता है और प्रमुख जनजाति के रूप में बैगा जनजाति और अगरिया जनजाति, जिसे लौह शिल्पकार बोलते हैं, और बैगा जो है आपका गौड़ों का वैद्य बोला जाता है, वो देखने को मिलता है। अभ्यारण्य के रूप में आपका अचानक मारा अभ्यारण्य और भोरामदेव अभ्यारण्य नवीनतम अभ्यारण्य के रूप में ये जो है देखने को हमें मिल रहा है। खनिज के रूप में मुख्य रूप से लौह अयस्क का हमको देखने को मिलेगा, जो चिल्फी घाटी और एकलामा, चेलिकलामा घाटियों में देखने को मिलता है। विशेष रूप से यहाँ पे ये जो खैरागढ़, छुई कनान, गंडई है ना, कि उत्तरी पश्चिमी तथा कबीरधाम की दक्षिण पश्चिमी सीमा बना रही है ये। ठीक, कबीरधाम के दक्षिण पश्चिम हिस्से में और आपका उत्तरी पश्चिमी सीमा बना रही है खैरागढ़, छुई कनान, गंडई का। इसके दक्षिण पश्चिम में महोबा डोंगर पर्वत है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 617 मीटर देखने को मिलती है। अब आते हैं उत्तरी उच्च भूमि के ऊपर, उत्तर दिशा पे जो उच्च भूमि है उसमें। तो इसमें आपका बेसिकली जो है छुरी की पहाड़ी
और उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें देखने को मिलता है। तो छुई मतरिंगा की जो पहाड़ियाँ वो कोरबा में फैली हुई हैं और जो है उदयपुर की पहाड़ियाँ रायगढ़ जिले की आसपास आपको देखने को मिलती हैं। इसमें आपका जो है बेसिकली आपका हसदेव नदी जो है वो बहता हुआ दिखेगा हमको यहाँ पे, और दूसरा जो है रायगढ़ उदयपुर की ओर में देखने को मिलेगा मांड नदी। ठीक है, आदि जो नदियाँ हैं जैसे कुरकुट नदी आदि जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे ये, तो ये जो छुई की जो पहाड़ी है ना वो हमको कोरबा में देखने को मिलेगी सर्वाधिक रूप से, और इसकी स्थिति जो है महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित है। ठीक, ध्यान देंगे महानदी बेसिन के उत्तर दिशा में। ठीक है, पश्चिम में इसको देखने को मिलेगा हसदेव नदी वाला जो पेंड्रा पठार वाला हिस्सा है वो हमको देखने को मिलेगा इस साइड में पश्चिम में। पूर्व में मांड नदी यानी आपका जो रायगढ़ वाला क्षेत्र है उधर पे देखने को मिलेगा। उत्तर में महानदी आपका जो है देखिए यहाँ पे महादेव पहाड़ी जो है देखने को मिलेगा, हसदेव रामपुर बेसिन देखने को मिलता है। ठीक, और दक्षिण दिशा में आपका कोरबा बेसिन हमको देखने को मिलेगा इस साइड पे देखिए दक्षिण पश्चिम में। पर्वत जो श्रेणियां है ना आपका केतरा या केरला पर्वत जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 967 यानी 967 मीटर है। ठीक है, पौना खेड़ा 969 है ना, और पुटका पहाड़ बिजौरा पहाड़ 1089 मीटर हमको देखने को मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो 1000 से ऊपर मीटर की स्थित है। ठीक है, नदी के रूप में प्रमुख रूप से रिहन नदी का उद्गम स्थल देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई जो है 450 से लेकर 1000 मीटर के आसपास में देखने को मिलती है समुद्र तल से, और सैल समूह के रूप में गोंडवाना सैल समूह पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या है आपका कोयला का भंडार देखने को मिलता है। तालचेर बराकर श्रेणी की जो चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। खनिज के रूप में रेत देखने को मिलेगा, पत्थर देखने को मिलेगा। सैल संस्थानों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप हमको देखने को मिलता है। वहीं उदयपुर की पहाड़ी की बात करें तो इसका विस्तार जो है रायगढ़ जिले में देखने को मिलेगा, रायगढ़ के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग में देखने को मिलेगा। तो इसके पश्चिम दिशा में आपकी छुई हिल्स देखने को मिलेगी मांड नदी वाली, पूर्व में हमको मिलेगा कुरकुट नदी, और उत्तर में मिलेगा आपका मैन पार्ट का हिस्सा जो है, कुछ घाटियां जो है यहाँ से जुड़ी हुई देखने को मिलती है। पहाड़ी के रूप में जो है 723 मीटर ऊंचा जो है लेलुंगा पहाड़ी स्थित है, जहां से कैलो नदी का उद्गम स्थल हमको देखने को मिलता है। ऊंची चोटी के रूप में मैनिफर जो है 760 मीटर की ऊंची सोची चोटी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। लाम पहाड़ या बारखोड़ा डोंगर, महादेव पहाड़, जनता पहाड़, बड़नानी पहाड़, महातीन, धजग पहाड़ और मार गोंडलगढ़, ये जो ऊंची चोटियों के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो इतने सारी पहाड़ियां हैं, इतनी ऊंची चोटियां हैं हमको यहाँ पे देखने को मिलती है किसमें, उदयपुर की पहाड़ी वाले क्षेत्र में। विशेष रूप में देखने को मिलता है जो गज और चौनाई नदी है ना, जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम दिशा में आकर हसदेव नदी में मिलती है। ठीक है, हसदेव नदी की सहायक नदियां हैं ये, और यह श्रेणी जो है हसदेव नदी तथा मैगल श्रेणी से अलग होती है। ध्यान देंगे, यह हसदेव नदी तथा मैगल श्रेणी से अलग होती है। और यह छुई उदयपुर की पहाड़ी का जो विस्तार है ना रायगढ़ से कोरबा की तक देखने को मिलता है। छुई वाला हिस्सा जो है रायगढ़ कोरबा की ओर है, उदयपुर जो है आपका रायगढ़ की ओर देखने को मिलता है। अब देखते हैं चवर ढाल पर्वत श्रृंखला। ये चवर ढाल पर्वत श्रृंखला छोटी छोटी पहाड़ियों का श्रृंखला है ना, जो जिसका विस्तार जांजगीर चांपा, शक्ति और खरसिया के मैदान में देखने को मिलता है। अक्सर मैदानों में जो है ना बहुत ऊंची चोटियां नहीं होती, छोटी छोटी चोटियां होती, तो उनका जो समूह है ना वो चवर ढाल पर्वत श्रृंखला के रूप में देखने को हमको मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के बेसिन का जो उत्तरी उच्च भूमि से अलग करने के लिए रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग से छोटी छोटी जो है पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसे चंवर ढाल श्रृंखला कहते हैं। ये क्या करता है, छत्तीसगढ़ बेसिन को उत्तरी उच्च भूमि से अलग करता है। ठीक, अन्य नाम देखेंगे तो कुम्हार पहाड़ बोलते हैं। स्थिति इसका जो है सिंगनपुर की गुफा के आसपास का जो एरिया है वो देखने को मिलता है। पेंड्रा लोरमी का पठार,
यह जो भाग है ना आपका मैकल श्रेणी से विच्छेदित पठार है, यानी ये मैकल श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। ये भी जो क्षेत्र है आपका कम वर्षा वाला क्षेत्र है, या वृष्टि छाया क्षेत्र बोल सकते हैं। इसमें पिंडर लोरमी के पठार में मुख्य रूप से कौन कौन सी चोटियां हैं आपका? पलमा चोटी, लाफागढ़ चोटी और चंदेली पहाड़। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, है ना, ध्यान रखेंगे। लाफागढ़ चोटी किसका हिस्सा है? तो पेंड्रा लोरमी के पठार का हिस्सा है, ध्यान देंगे। ठीक है, कभी कभी वो छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ उसमें ये हिस्सा है ऐसा माना जाता है लाफागढ़ का, लेकिन ये एक्चुअल में ये पेंड्रा लोरमी के पठार का हिस्सा देखने को मिलता है। चंदेली पहाड़ जो है जिसका हिस्सा है, पलमा चोटी भी यहाँ पे हिस्सा देखने को मिलता है। कोरबा में स्थित है आपका लाफागढ़ वाला हिस्सा। पर्यटन स्थल में आपका चैतुरगढ़ लाफागढ़ जो है बहुत फेमस है। ठीक है, इसका विस्तार जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और कोरबा जिले में देखने को मिलता है। ये जो पेंड्रा लोरमी का पठार है ना वो पूरा है ना। क्षेत्र में देखेंगे तो पंडरिया तहसील, लोरमी तहसील, कटघोरा तहसील ये सभी आते हैं इसमें। और विशेष देखने को मिलेगा हाफ नदी का जो इसका जो पश्चिमी सीमा रेखा है उसका निर्धारण करती है, तथा अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य इसी श्रृंखला पर स्थित है। ध्यान देंगे, अचानक मार वन्य अभयारण्य जो है आपका पेंड्रा लोरमी पठार के हिस्से में आता है। वहीं पे दक्षिणी उच्च भूमि की बात करें तो दक्षिणी उच्च भूमि जो आपका मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर के दक्षिण पूर्वी भाग में आता है। जल विभाजक के रूप में गोदावरी नदी का जो अपवाह तंत्र है उसको महानदी अपवाह तंत्र से अलग करता है, और चोटी के रूप में डोंगरबोर और कौचार जो है मुख्य रूप से चोटियां देखने को मिलती हैं। इसी में आपका जो कुचक राजगढ़ा पहाड़ी जो है वो आपको बालोद जिले में खरखरा और तांदुला के मध्य में देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई 674 मीटर है, और लौह निक्षेप यहाँ पे देखने को मिलता है। दल्ली राजहरा, कुकुट राजहरा जो पहाड़ियाँ हैं ना उसमें लौह निक्षेप है। ठीक, तो ये जो पूर्वी उच्च भूमि आप देखते हैं तो इसमें जो रायपुर का जो उच्च भूमि वाला हिस्सा है ना वो देखने को मिलेगा। तो रायपुर संभाग इसमें पूरा शामिल है, और इसकी स्थिति रायपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी भाग में अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई, अर्धचंद्राकार, ऐसा अर्धचंद्राकार बोलते हैं इसको, है ना। ठीक, तो इसमें प्रमुख जो भाग है आपका सोनबेरा पठार है, सिहावा पहाड़ी, बसना बेसिन देखने को मिलेगा, सोनखान पहाड़ी देखने को मिलेगा, छाता पहाड़ी देखने को मिलेगा। इसमें इस सिहावा पहाड़ी वाला धमतरी हिस्सा हो गया, सोनबेरा वाला हिस्सा। ठीक है, बसना वाला जो है महासमुंद में आता है, सोना खान वाला जो है बलौदा बाजार जिले में आता है, छाता पहाड़ भी बलौदा बाजार जिले में आपको देखने को मिलेगा। तो सोनबेरा का पठार जो है गरियाबंद में देखने को मिलता है, महासमुंद जिले में। ठीक है, एक्चुअल में गरियाबंद जो है अलग जिला हो गया, ये गरियाबंद जिला लिख दिया है। ठीक है, महासमुंद जिले में भी थोड़ा सा हिस्सा इसका है इसके लिए, है ना, पठार का। तो गरियाबंद प्लस महासमुंद जिले में आपको सोनबेरा पठार का हिस्सा देखने को मिलेगा। भाग में देखेंगे तो पूर्वी भाग जो है उच्च भूमि का सर्वाधिक ऊंचा भाग देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ही आपका जोंक नदी जो है मुख्य रूप से महानदी में जाके मिलती है ना। जोंक नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थल देखने को मिलता है सोनबेरा के पठार। बेसिन के रूप में इसके उत्तर पूर्वी भाग में बसना बेसिन जो है स्थित है, यानी बसना पे जो नदियां बहती है ना उसके आसपास का हिस्सा। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत जो है आपको धमतरी जिले में देखने को मिलेगा, और सुक्तिमती जो है इसका प्राचीन नाम है। ध्यान देंगे, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसका उद्गम जो है महानदी का उद्गम होता है फरसिया के गणेश घाट नामक स्थान से होता है। महानदी का उद्गम कहाँ से? फरसिया के गणेश घाट नाम के स्थान से होता है, जहाँ पे सप्त श्रृंगी ऋषि का आश्रम भी हमको देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से 7 ऋषि हैं वहाँ पे? सप्त श्रृंगी में 7 ऋषियों का नाम देखिए, श्रृंगी, अगस्त्य, गौतम, मुचकंद, अंगिरा, कंक और सरभंग, ये 7 ऋषि हैं। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अभी आ रहे हैं तो पूछ लिए जाए। ठीक है, मंदिर के रूप में कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसको जो है कर्णेश्वर नामक राजा ने बनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कर्णेश्वर महादेव का मेला लगता है। अन्य पहाड़ के रूप में आपका मुंडागिरी, बोरड पहाड़, काटी गांव और गिधवा पर्वत यहाँ पे है। ये इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा, गिधवा पर्वत आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। बसना बेसिन, तो ऑब्वियसली इसकी स्थिति जो है उत्तर पूर्व भाग में रायपुर के उच्च भूमि में देखने को मिलेगी, यानी बसना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे। शिशुपाल पर्वत जो है महासमुंद के सरायपाली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये महासमुंद जिला में स्थित है ना। जलप्रपात के रूप में घोड़ाधार, ठीक है, घोड़ाधार जलप्रपात यहाँ पे देखने को मिलता है। जनश्रुति के अनुसार राजा के घोड़े के आंख पर पट्टी बांधकर इसी जलप्रपात में कूद गए थे, इसलिए इसको घोड़ाधार जलप्रपात कहते हैं। यहाँ जो इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जो है ना, पर्वत की जो ऊंचाई है 899 मीटर देखी गई है। ठीक है, इसको धारी डोंगरी के नाम से जाना जाता है, जो उच्चतम चोटी है उसको धारी डोंगरी। ठीक है, शिशुपाल पर्वत में जो उच्चतम चोटी है 899 मीटर, वो धारी डोंगरी के नाम से जानी जाती है। गरियाबंद में भातरी नवागढ़ की पहाड़ी हमको देखने को मिलती है, और छाता पहाड़ जो बलौदा बाजार आपका जो क्या बोलते हैं गिरौदपुरी है ना, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये छाता पहाड़। सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास जी से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल है। ये बलौदा बाजार जिले में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, सीमांत उच्च भूमि की कुछ प्रमुख स्थल आकृति हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो दुर्ग सीमांत उच्च भूमि, लुडेंग पहाड़ी वाली, दल्ली राजहरा की पहाड़ी की उच्च भूमि यहाँ पे देखने को विशेषता मिलती है। बोरिया टिब्बू ये सभी देखने को मिलते हैं। तो दुर्ग उच्च सीमांत भूमि, देखो दुर्ग वाले इलाके में देखने को मिलेगा जो डोंडी लोहारा वाला है ना, बालोद और अंबागढ़ चौकी वहाँ पे। ठीक है, राजगढ़ की पहाड़ी और डोंगरगढ़ की पहाड़ी इसके प्रमुख है, यानी जो राजनांदगांव वाला इलाका है वो। विशेष देखेंगे तो दल्ली राजहरा की जो पहाड़ी का विस्तार है ना, वो मानपुर क्षेत्र तथा बालोद जिले में देखने को मिलता है, जो खरखरा व तांदुल नदी दोआब में स्थित है। ठीक है, उन दोनों के दोआब में स्थित है। लुडेंग की पहाड़ी रायगढ़ में देखने को मिलेगी, धर्मजगढ़ के आसपास में है ना, धर्मजगढ़ और लुडेंग लेलुंगा वाला क्षेत्र जो है वो। और यहाँ पे नदी कौन सी देखने को मिलेगी, केलो नदी का उद्गम स्थल है आपका लेलुंगा का क्षेत्र। दल्ली राजहरा की पहाड़ी, इसमें ये जो है बालोद जिले में आता है। यहाँ लौह अयस्क का मिलता है, जिसमें हेमेटाइट का प्रकार का लौह अयस्क का हमको देखने को मिलता है। पूर्व में यहीं से जो भिलाई स्टील प्लांट यहाँ से अयस्क लेके जाता था, अब यहाँ से नहीं ले जाता। ठीक है, स्वामित्व में देखेंगे तो भिलाई स्टील संयंत्र का यहाँ पे स्वामित्व देखने को मिलता है। बोरिया टिब्बू, ये जिला जो है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी मिलता है, यहाँ भी लौह अयस्क पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पर्वतों के प्राचीन नाम हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको पूछ लिए जाते हैं। तो सिहावा पर्वत को जो है सुक्तिमती पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक पर्वत जो है सोम पर्वत के नाम से जाना जाता है। और कोरबा रायगढ़ के क्षेत्र का जो पर्वत है वो हस्तु पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मान के चलिए ये क्वेश्चन ऐसे आने ही वाले हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख बेसिन है उसकी और उनकी जो स्थिति है वो देखते हैं। ठीक, तो प्रमुख बेसिन में आपका कन्हार बेसिन, सिंगरौली बेसिन, आपका रिहन बेसिन देखने को मिलता है। सरगुजा बेसिन, हसदेव रामपुर का बेसिन, हसदो मांड का बेसिन। ठीक है, बसना बेसिन, कोटरी या कांकेर वाला बेसिन, और उर्मिल बेसिन जो गोदावरी सबरी नदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्हार बेसिन तो ऑब्वियसली कहाँ पे देखने को मिलेगा, रामानुजगंज बलरामपुर में। सिंगरौली भी आपका वाड्रप नगर बलरामपुर में। सरगुजा और सूरजपुर के आसपास देखने को मिलेगा। हसदेव रामपुर वाला जो है बिलासपुर सरगुजा वाले में हिस्से में। और हसदो मांड जो है आपका कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ सभी इसमें शामिल हैं। बसना वाला जो है महासमुंद में देखने को मिलेगा। कोटरी जो है कांकेर बेसिन जो है कांकेर में देखने को मिलेगा। और उर्मिल गोदावरी वाला बेसिन जो है बीजापुर से सुकमा के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये प्रमुख बेसिन जो हैं और देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ तक ये वीडियो आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जो है दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र है ना, वो जो पठार वाला हिस्सा है उसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।